अंतरिक्ष विज्ञान एवं परोक्ष का अनुसंधान। ऑडियो 3। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री पास्कल का कहना है कि सूर्य और चंद्रमा के द्वारा आरोपित सशक्त खिंचाव से सभी परिचित हैं, जो समुद्रों सागरों में ज्वार भाटे उत्पन्न करते हैं। ये जीवधारियों पर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। पास्कल के अनुसार समस्त जीवधारी कंपायमान समष्टिगत ऊर्जा के एक विशाल समुद्र में निवास करते हैं। फिर विभिन्न ग्रहों से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा तरंगों से अप्रभावित कैसे रह सकते हैं? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में यह तथ्य अगले दिनों सप्रमाण पुष्ट होगा कि पृथ्वी पर विद्यमान जीवन का अंतरिक्ष के ग्रह नक्षत्रों से घना संबंध है और अविज्ञात होते हुए भी सूक्ष्म आदान प्रदान का क्रम चलता रहता है। प्रौढ़ता को प्राप्त करता हुआ विज्ञान अब उन्हीं निष्कर्षों पर पहुंच रहा है जिन पर सदियों पूर्व भारतीय तत्ववेत्ता ज्योतिर्विद पहुंच चुके थे। समूचा ब्रह्मांड एक ही चैतन्य शरीर है जिसका प्रत्येक स्पंदन हर घटक को प्रभावित करता है, जिसमें पृथ्वी और संबंधित वातावरण, वनस्पति एवं जीवधारी भी सम्मिलित हैं। प्राचीन काल में ज्योतिष विज्ञान इसी दिशा में अनुसंधान करने, प्रमाण जुटाने और अंतर्ग्रही तथ्यों की खोजबीन करने में सचेष्ट था, जिसकी अनेकानेक उपलब्धियों से समय समय पर मानव जाति लाभान्वित होती रहती थी। चिर पुरातन ज्योतिर्विद यह भली भांति जानते थे कि ग्रह नक्षत्रों, सौर मंडल की गतिविधियों, उनके आपसी संबंधों और परस्पर एक दूसरे पर, पृथ्वी के वातावरण, वृक्ष, वनस्पति एवं जीवधारियों पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी देने के अतिरिक्त भी ज्योतिष विज्ञान का एक पक्ष है सूक्ष्म अंतरिक्ष में चलने वाले चैतन्य प्रवाह और उनकी भली बुरी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराना। एकांगी सौर गतिविधियों की जानकारी तो आज के विकसित खगोल शास्त्र और संबंधित आधुनिकता यंत्रों द्वारा भी मिल जाती है। सशक्त रेडियो टेलीस्कोपों से लेकर अंतरिक्ष में प्रक्षेपित स्थापित कृत्रिम सैटेलाइट्स हजारों की संख्या में अंतरिक्ष की विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए यह सीमित प्रयोजन पूरा कर ही रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों, तारापिंडों के स्वरूप, स्थिति एवं गति के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और कितने ही नवीन तथ्यों का आविष्कार हो रहा है। यह ज्ञान उपयोगी और मानवीय प्रयास प्रशंसनीय है। इतने पर भी ज्ञान का वह पक्ष अभी भी अछूता है जिसके सहारे सूक्ष्म अंतरिक्षीय चैतन्य प्रवाहों की जानकारी मिलती थी। उपयोगी प्रवाह को पकड़ने, लाभ उठाने और हानिकारक से बचाव करने की बात सोची जाती थी। यह महत्वपूर्ण प्रयोजन भी ज्योतिर्विद्या में प्राचीन काल में भली भांति समाहित था, जिसका चेतना विज्ञान खगोल जानकारियों की तुलना में कहीं अधिक सामर्थ्यवान और मनुष्य जाति के लिए उपयोगी था, जिसके सहारे प्रकृति की हलचलों में भी हेर फेर की बात सोची और सामूहिक आध्यात्मिक उपचारों की व्यवस्था बनाई जाती थी। प्रगति की ओर आगे बढ़ते हुए विज्ञान कल नहीं तो परसों वहां पहुंचने वाला है, जिसके सहारे भावी अंतरिक्षीय घटनाक्रमों के विषय में पूर्व ज्ञान प्राप्त कर सके। कई बार भविष्य वैज्ञानिकों के प्रकृति विक्षोभों के संबंध में कथन सही भी उतरते हैं। संभव है कि अगले दिनों वे और भी यथार्थता के निकट पहुंचे, पर इतने पर भी मूलभूत समस्या का समाधान नहीं निकलता। कहने का आशय यह है कि अंतर्ग्रही असंतुलनों के कारण जानने एवं निवारण के लिए उपचारों के अभाव में अंतर्ग्रही जानकारी मात्र होने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। अस्तु वैज्ञानिक प्रयास उत्साहवर्धक एवं सराहनीय होते हुए भी एकांगी और अपूर्ण है। आए दिन भूकंप, तूफान, चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़, ज्वालामुखियों का फटना जैसी प्रकृति की विभीषिकाएं
अपनी विनाश लीला पृथ्वी पर रच जाती हैं। मनुष्य मूक असहाय बना उन्हें देखता और अपनी बेबसी पर आंसू बहाता है। आंकड़े एकत्रित किए जाए तो पता चलेगा कि प्रतिवर्ष विश्व भर में युद्धों, बीमारियों से मरने वालों की तुलना में प्रकृति प्रकोपों से जान गंवाने वालों की संख्या कहीं अधिक होती है। भौतिक संपदा का एक बड़ा भाग प्रकृति विक्षोभ लील जाते हैं और मानवीय पुरुषार्थ पर निर्दयता पूर्वक पानी फेर जाते हैं। जितनी संपदा प्रकृति विक्षोभों के कारण नष्ट हो जाती है, वह किसी प्रकार सुरक्षित रहती तो उससे प्रगति में भारी योगदान मिल सकता था। प्रस्तुत होने वाली विभीषिकाओं की यदि किसी प्रकार विज्ञान द्वारा जानकारी मिल जाए तो भी उन्हें रोक सकने, सूक्ष्म अंतरिक्ष में पक रही घटनाक्रमों में हेरफेर कर पाने में भौतिक विज्ञान अभी भी असमर्थ है। वह तकनीक अभी तक विकसित नहीं हो पाई है जिसके माध्यम से यह प्रयोजन पूरा हो सके। प्राचीन काल में ज्योतिर्विज्ञान के आचार्य न केवल अंतर्ग्रही गतिविधियों के ज्ञाता होते थे, वरन आत्मविज्ञान, चेतना विज्ञान के क्षेत्र में भी उनकी पहुंच होती थी। फलतः सौर मंडल की जानकारियां प्राप्त करने के साथ साथ उनमें अभीष्ट हेरफेर करने के आध्यात्मिक उपचारों से परिचित होने से समय समय पर इस प्रकार के प्रयोग परीक्षण भी किए जाते थे। ऐसे कितने ही उल्लेख आर्ष ग्रंथों में मिलते हैं जिनमें मंत्र शक्ति का प्रयोग प्रकृति विप्लवों को रोकने, वर्षा कराने, असंतुलनों के निवारण में समय समय पर किया जाता रहा है। सूर्य सविता की उपासना किसी समय घर घर प्रचलित थी। सूर्य भारत ही नहीं, जापान, चीन, इंग्लैंड, रोम, जर्मनी आदि स्थानों पर भी सूर्य उपासना के प्रचलन का उल्लेख विविध ग्रंथों में मिलता है। सूर्य सौर मंडल के सदस्यों का मुखिया है। पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रभाव भी उसी का पड़ता है। अन्य ग्रह सूर्य के साथ मिलकर अपनी प्रतिक्रियाएं पृथ्वी पर प्रकट करते हैं। अस्तु सूर्य उपासना विज्ञान सम्मत और विविध प्रयोजनों के लिए विविध रूपों में प्रचलित थी। मंत्र शक्ति, यज्ञोपचार आदि द्वारा वर्षा पर नियंत्रण प्राप्त करने, प्राण तत्व को धरती पर उतारने जैसे प्रयोग सुलभ थे। चेतना की सामर्थ्य जड़ की तुलना में कई गुना अधिक है। जड़ प्रकृति पर नियंत्रण ही नहीं, उनमें हेरफेर करने में भी वह सक्षम है। अंतर्ग्रही चैतन्य प्रवाह को उलटना पलटना हो तो चेतना की सामर्थ्य का ही उपयोग करना होगा। अंतर्ग्रही शक्तियों की विशालता और प्रचंडता अद्भुत और विलक्षण है। इतने पर भी चेतना की प्राण शक्ति द्वारा सुव्यवस्थित साधना क्रम को अपनाकर प्राण प्रहार द्वारा उस प्रवाह में परिवर्तन कर सकना संभव है। ऐसे परिवर्तन जो पृथ्वी के जीवधारियों के लिए उत्पन्न अविज्ञात कठिनाइयों को रोकने और अदृश्य अनुदानों को बढ़ाने में समर्थ हो सके। खगोल विज्ञान की पूर्णता ज्योतिर्विज्ञान में है, जो अपने में चेतना विज्ञान की सामर्थ्य को भी समाहित किए हुए है। कुशल चिकित्सक रोग का निदान ही पर्याप्त नहीं समझते, रुग्णता हटाने और आरोग्य हटाने का उपचार भी सोचते हैं। ज्योतिर्विज्ञान केवल ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से ही अवगत नहीं कराता, अपितु अदृश्य प्रभावों के अनुकूलन का भी प्रबंध करता है। इस संदर्भ में एक बात और समझने योग्य है कि सौरमंडल के ग्रह उपग्रह भौतिक दृष्टि से रासायनिक तत्वों से बने और बड़े आकार के गतिशील पिंड मात्र नहीं हैं। आत्मवैज्ञानिकों का मत है कि प्रत्येक जड़ सत्ता का एक चेतन अभियान होता है। उसी के नियंत्रण से इस घटकों को अपनी गतिविधियां चलाने का अवसर मिलता है। नवग्रहों को ज्योतिर्विज्ञान में नव देवता माना गया है, जबकि खगोल शास्त्री इनकी चेतन विशेषताओं से अपरिचित होने के कारण मात्र पदार्थ पिंड मानते हैं। आत्मवेत्ताओं ने 33 कोटि देवता गिनाए हैं। यहाँ कोटि का अर्थ करोड़ से नहीं, श्रेणी से है। इस समुदाय में ग्रह पिंड, निहारिकाएं, पंचतत्व, पंच प्राण, देवदूत,
जीवन मुक्त पितर जैसी सूक्ष्म अदृश्य दिव्य सत्ताओं को गिना जा सकता है, जो सृष्टि के सुसंचालन में हिस्सा बटाती हैं। भूमंडल का विस्तार सीमित है, अंतरिक्ष का अनंत है। जितनी संपदा पृथ्वी तथा उसके निकटवर्ती वातावरण में है, उससे असंख्यों गुना अधिक अंतरिक्षीय परिसर में संव्याप्त हैं, जिसमें पदार्थ भी है और चेतना भी। पितरों से लेकर देव समुदाय के सूक्ष्म शरीरधारी तथा महाप्राण की शक्तियां इसी विस्तृत अंतरिक्ष में निवास करती हैं। इस प्रत्यक्ष और परोक्ष जड़ तथा चेतन की शक्तियों का तारतम्य न मिल पाने से कितने ही अनुदानों से वंचित रहना पड़ता है, और मात्र प्रकृति प्रवाह जो सहज ही मिल जाता है, उतने भर से पृथ्वीवासियों को संतुष्ट रहना पड़ता है। सूक्ष्म के अंतराल में बहुत कुछ ऐसा है जिसे ग्रहण करने की विद्या से यदि मानव परिचित हो तो स्वयं भी लाभान्वित हो सकता है एवं समष्टिगत हलचलों को भी प्रभावित कर सकने में समर्थ हो सकता है। ज्ञान और विज्ञान के संगम से अदृश्य जगत के सूक्ष्म स्पंदनों का ग्रहण कर सकना भली भांति संभव है। चिर पुरातन ज्योतिर्विज्ञान इसी विद्या का प्रतिपादन करता आया है। ज्योतिर्विज्ञान को समन्वित किए बिना अंतर्ग्रही टोह एवं अंतरिक्षीय खोजबीन करने में विज्ञान उतना सक्षम नहीं है। इस दिशा में प्राचीन भारतीय ज्ञान सहायक सिद्ध हो सकता है। इस विषय पर भारतीय प्राचीन ज्योतिर्विदों ने गहन अनुसंधान किए एवं निष्कर्ष निकाले हैं। आर्यभट्ट का ज्योतिष सिद्धांत, काल क्रियापाद, गोलपाद, सूर्य सिद्धांत और उस पर नारदेव, ब्रह्मगुप्त के संशोधन, परिवर्धन, भास्कर स्वामी का महाभास्करीय आदि दुर्लभ और अमूल्य ग्रंथ अनेकानेक रहस्यों एवं निष्कर्षों से भरे पड़े हैं। ज्योतिष सिद्धांत प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम पाद में अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित के सिद्धांत समझाए गए हैं। मात्र 30 श्लोकों में दशमलव, वर्ग, क्षेत्रफल, घनमूल, त्रिभुजाकार, शंकु का घनफल निकालने जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी सूत्र रूप में आबद्ध है। काल क्रियापाद में खगोल शास्त्र का विशद वर्णन है। इसी तरह उसका अंतिम पाद 50 श्लोकों का अध्याय गोलपाद अपने में ज्योतिष विज्ञान के महत्वपूर्ण रहस्यों पर प्रकाश डालता है। अपने पंच सैद्धांतिक में वराह मिहिर ने पौलिश, रोमक, वाशिष्ठ, सौर और पितामह नामक 5 ज्योतिर्सिद्धांतों का वर्णन किया है, जो ज्योतिर्विज्ञान पर विस्तृत प्रकाश डालते हैं। ज्योतिर्विज्ञान के शोधकर्ताओं के लिए अतीत के महान ज्योतिर्विदों द्वारा संग्रहित किया गया वह ज्ञान पथ प्रदर्शन कर सकता है। यह तथ्य निर्विवाद है कि पुरातन और नवीन का समन्वय बिना किसी पूर्वाग्रहों के यदि संभव हो सके तो उस समुद्र मंथन के नवनीत से अनेकों लाभ उठाए जा सकते हैं। इस प्रकार ज्योतिर्विज्ञान पर समग्र शोध के साथ कितनी ही उपयोगी संभावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। इससे मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत अनेकानेक विभीषिकाओं के पीछे विद्यमान अदृश्य कारणों को ढूंढने व उनके निवारण करने में सहयोग मिलेगा। साथ ही दैवी चेतना प्रवाह से अनुकूल लाभ पा सकना भी संभव हो सकेगा। परोक्ष की महत्ता एवं वातावरण संशोधन की अनिवार्यता। यह जगत 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। दृश्य पदार्थों के भीतर एक प्रेरित शक्ति काम करती है, जिसे आंखों से नहीं देखा जाता। उसकी क्षमता एवं गति को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रकृति के अंतराल में शब्द, ताप और प्रकाश की तरंगें काम करती हैं। उन्हें परोक्ष ही कहा जा सकता है। शरीर सारे काम करता है, पर उसके भीतर चेतना की परोक्ष प्राण शक्ति काम करती है। भूमंडल के संबंध में भी यही बात है। वह जल, थल और नभ के 3 भागों में विभक्त है, किंतु उसका थोड़ा सा भाग ही दृष्टिगोचर होता है। भूगर्भ में क्या हलचलें चल रही हैं, समुद्र तल में क्या हो रहा है,
आकाश में कितना पदार्थ वायुभूत होकर उड़ रहा है, इसकी जानकारी सामान्य बुद्धि या साधनों से प्राप्त नहीं होती। वह सभी एक प्रकार से परोक्ष या अदृश्य हैं। प्रत्यक्ष के संबंध में ही हमें हल्की फुल्की जानकारी होती है। इतने पर भी प्रत्यक्ष की तुलना में परोक्ष की क्षमता असंख्य गुनी है। एक चुटकी धूल का कोई महत्व नहीं, किंतु एक परमाणु की परोक्ष शक्ति का विस्फोट गजब ढा देता है। समुद्र के खारे जल में ज्वार भाटे मात्र उठते हैं, पर इसे बहुत कम लोग जानते हैं कि धरातल के कोने कोने में जल पहुंचाने के लिए उसकी अदृश्य प्रकृति एवं हलचल ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही बात आकाश के संबंध में भी है। वह पोली खाली दृष्टिगोचर होती है, किंतु पवन, पर्जन्य, प्राण जैसे अति महत्वपूर्ण तत्व प्रचुर मात्रा में उसी में भरे पड़े हैं। यदि उनका लाभ प्राणियों को न मिले तो किसी का भी जीवन सकट आगे न बढ़ेगा। चर्चा परोक्ष जगत की हो रही है। प्रत्येक प्रयोजन के लिए यूं हमें प्रत्यक्ष से ही पाला पड़ता है और उसी को सब कुछ मानने तथा बढ़ाने बदलने का अभ्यास रहता है। फिर भी विचारशील यह भी भूलते नहीं कि परोक्ष की सत्ता असाधारण है और उसकी उपेक्षा करके खिलौने से खेलने की तरह मात्र छोटे बच्चे जैसी स्थिति हमारी बनी रहती है। एक अविकसित वनवासी मात्र घास पात की संपदा पर ही निर्भर रहता है, किंतु एक वैज्ञानिक प्रकृति का आधिपत्य जमाता और असीम शक्ति का अधिष्ठाता बनता है। इसे परोक्ष सामर्थ्य की जानकारी एवं उपलब्धि का चमत्कार ही कह सकते हैं। यहाँ चर्चा अदृश्य जगत की हो रही है। धरातल के पदार्थों, प्राणियों की हलचलों, संपदाओं, सुविधाओं को हम देखते हैं। उस क्षेत्र की प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में बदलने के लिए प्रयत्न भी करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि प्रत्यक्ष के पीछे परोक्ष कारण भी महत्वपूर्ण भूमिका संपन्न कर रहे होते हैं और उन्हें समझने एवं निपटने के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। इस भूल का परिणाम है कि प्रयत्न करने पर भी समस्याएं सुलझने में नहीं आती और श्रम निरर्थक चला जाता है। थकान, निराशा और खीज ही पल्ले पड़ती है। हमें गहराई में उतरने की आदत डालनी चाहिए और समझना चाहिए कि मोती बटोरने के लिए गहरी डुबकी लगाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। किनारे पर भटकते रहने से सीप और घोंघों के अतिरिक्त और कुछ पल्ले नहीं पड़ सकता। रोग प्रत्यक्ष है और औषधि भी। दोनों आपस में सुलझते समझते भी रहते हैं, एक दूसरे को चुनौती चिरकाल से देते आ रहे हैं, किंतु औषधियाँ हारती और बीमारी जीतती चली आ रही है। यह क्रम तब तक चलता ही रहेगा जब तक कि असंयम से शक्तियों के अपव्यय और विषाक्तता के उद्भव अदृश्य का कारण न समझा जाए और उसके निवारण के लिए चटोरेपन की आदत का परिमार्जन न किया जाए। यह बात अर्थ संकट, मानसिक तनाव, परिवार विग्रह, समाज विक्षोभ जैसी समस्याओं के संबंध में भी लागू होती है। परोक्ष जगत की परिधि में मानवीय आस्था को महत्व तो दिया जा सकता है, फिर भी वह समग्र नहीं है। दृश्य जगत की पीठ पर एक अदृश्य जगत भी है और उसमें चल रही हलचलों एवं गतिविधियों से प्रत्यक्ष जगत पूरी तरह प्रभावित होता है। देखना यह भी है कि अदृश्य जगत में कहीं अवांछनीय तत्व तो नहीं घुस पड़े हैं और उनके प्रभाव से प्रत्यक्ष जगत का वातावरण तो विषाक्त नहीं हो रहा है। ऋतुओं के प्रभाव को सर्दी, गर्मी, नमी के रूप में अनुभव किया जाता है, किंतु वस्तुतः वे सूर्य और पृथ्वी के परिभ्रमण से उत्पन्न होने वाली परिणतियां भर हैं। इसे समझे बिना ऋतु परिवर्तन के रहस्य से अपरिचित ही बने रहना पड़ता है। अंतरिक्ष से इतना कुछ बरसता है जिसे जल और थल की संयुक्त उपलब्धियों की तुलना में कहीं अधिक कहा जा सके। अदृश्य की शक्ति पर कभी तथाकथित प्रत्यक्षवादी अविश्वास करते थे, पर बढ़ते हुए विज्ञान का समूचा आधार ही अप्रत्यक्ष को समझने और हस्तगत करने में केंद्रीभूत हो रहा है।